अगली बात करते हैं। और फ्लैश तो नहीं करना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही एकदम। अगली बात करते हैं चार्ज के डायमेंशन फार्मूले की और चार्ज की यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये बात तो समझ में आ गई कि चार्ज क्या है, बॉडी का कैरेक्टर है, समझ गए ना। और ये सिचुएशनली क्रिएट होता है ना, हर बॉडी के पास होता है, समझ गए ना, हर बॉडी के पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को किस में नापा जाता है भाई? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज को मेजर किस में किया जाता है? कूलाम में। किस में मेज़र किया जाता है? कूलाम में, समझ गए ना। आपके पास यदि कोई बॉडी होगी तो आप बोलोगे कूलाम। अब जैसे मान लो आपके पास कोई बॉडी है, इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना। एक प्रोटॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस पर मैं बोलूँगा कितना चार्ज है, आंसर आएगा 0 कूलाम। कितने कूलाम? 0, क्योंकि ये प्लस मिलकर 0 क्या कर देगा? कैंसिल। अगर किसी बॉडी के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये बहुत छोटा चार्ज है, देखो माइनस 19, समझ गए ना। और दोनों के पास अगर एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गया, 0 कूलाम, समझ गए ना। तो ये कहलाता है चार्ज छोटा, और किस में होगा? माइनस में, क्योंकि चार्ज है, समझ में आया ना। अगर किसी बॉडी के पास केवल एक प्लस पार्टिकल है तो एक प्लस पार्टिकल के कारण बॉडी का चार्ज कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, समझ में आया। ये होता है एक प्रोटॉन का चार्ज। किसका चार्ज? एक प्रोटॉन का, समझ गए ना। ये एक प्रोटॉन का चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। कोई दिक्कत कहो? बन जाएगा, ठीक है ना। चलो देखता हूँ। अगर कोई बॉडी है, अच्छा इसको किससे शो करते हैं? इस सिंबल को ई से। किससे शो करते हैं? ई से। बट ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस ही रहेगा, बस इतना फ़र्क है ना। दोनों ई का मैग्नीट्यूड वही है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसके पास मान लो ये कितने प्लस दिख रहा है आपको? 2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ? 2 चार्ज। 2 पॉजिटिव की 2 नेगेटिव? 2 पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू से शो करते हैं, क्यू इक्वल टू 2 पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगाओ। और एक के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। उसको किससे शो करते हैं? ई से। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस 2 ई। समझ में आया ना। अगर 3 प्लस हो गए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का कितना? 3e। अगर 4 प्लस हो गए तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? प्लस का 4e। समझ में आया ना। हाँ, अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हो आप तो 2 तो 2 है, प्लस यानी प्लस, 2 यानी 2, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आंसर 16 गुणे 2 32, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इज़ द आंसर। ये आपका हो गया चार्ज की वैल्यू। क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रहा है? ये हो गई आपकी चार्ज की वैल्यू। क्लियर है ना? हाँ सर। तो इस तरीके से आप जो है ये इस पर चार्ज निकाल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर कोई बॉडी है, इसके पास मान लो n पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव? n पॉजिटिव। जैसे पढ़ रहे, 1 पढ़ रहे थे, 2 पढ़ रहे थे, 3 पढ़ रहे थे, अब अपन n ले रहे हैं पॉजिटिव। या कोई बॉडी है, इसके ऊपर n नेगेटिव है। कितने हैं? n नेगेटिव। n नेगेटिव। तो बता भाई मेरे को कि इसका चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पास चार्ज हैं इसके पास? अरे नहीं, n बोला ना मैंने, ये तो बहुत सारे हैं, n है। तो बताओ कितना होगा इसका चार्ज? सर इसका चार्ज प्लस में कितना? प्लस में n नंबर्स। n नंबर्स हो गए, n नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 1.6। हाँ, मतलब कि e, n नंबर मल्टीप्लाइड बाई e। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू प्लस का n e। अरे वही 1.6। अब 5 होंगे तो 5 रख देना और e की वैल्यू रख देना, है ना। और यदि नेगेटिव की बात करें, माइनस एन ई। बिल्कुल सही, वेरी गुड। Q इक्वल टू होता है आइदर प्लस का या आइदर माइनस का n इंटू ई। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? ये जो आपने लिखा, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस कंसेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्ज़ाम में आया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का कितने गुना? n गुना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का n गुना होता है, समझ गए ना। तो किसी पर बॉडी पर भी जो भी चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कितने गुना होता है? n गुना। समझ गए ना? n टाइम्स होता है। क्लियर है ना? जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है A, अभी न्यूट्रल है। अब आप इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? इस पर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे इससे। अभी न्यूट्रल है, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन, देखो आपने इस बॉडी से, न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। अब
आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, हाँ सर। तो इसके अंदर एक प्लस डोमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। समझ रहे हो? हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया ना, तो इसके ऊपर एक प्लस डोमिनेट हो गया, बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाला, तो इसके ऊपर एक प्लस और आ गया, बोलो हाँ। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा? 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा, इसका नेट चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या? प्लस का। 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी टोटल चार्ज इक्वल टू प्लस का 2 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब वही प्लस का 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो ये आपके पास इतने कूलाम चार्ज आ जाएगा, कूलाम। समझ गए? ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की टोटल मात्रा होती है वो अरे क्यों सेम रहेगी? वो जो होगी चार्ज की टोटल मात्रा, वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होती है। अच्छा। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉडियों में जो भी लेन देन होता है चार्ज का, वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चार्ज क्योंकि सर एक तरह के इलेक्ट्रॉन की मदद से ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से आता जाता है। जैसे तुम साबुन खरीदने जाओगे तो साबुन तुम बट्टी की फॉर्म में खरीद पाओगे, 5 बट्टी साबुन ले आओ पाओगे, 5.5 बट्टी नहीं खरीद सकते हो, 6.5 बट्टी नहीं खरीद सकते हो। तो आप जो भी लाओगे वो क्वांटाइज आएगा, क्वांटम फॉर्म में। क्वांटम मतलब पैकेट, क्वांटम मतलब पैकेट। ये जो लेन देन हो रहा है वो पैकेट फॉर्म में हो रहा है। जैसे अपन लोग चाहे एक चार्ज चाहिए अपन को, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ना, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब एक चार्ज मतलब एक कूलाम, एक कूलाम आ जाएगा। एक कूलाम तो बहुत बड़ा चार्ज है। सर जैसे अपन लोग जैसे बोले सर 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। हाँ, 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। अगर आप प्लस 1.6 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए हैं तो नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना? क्लियर ना? मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा बंडल फॉर्म में जाते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई चार्ज की यूनिट, हो गई कूलाम। क्या हो गई? कूलाम। समझ में आया? ठीक है ना? अब चार्ज का डायमेंशन फार्मूला देख लो। डायमेंशन फार्मूला चार्ज आता क्या है? देखो, करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, होता है ना? करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है। सो क्यू इक्वल टू कितना? आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूले की बात करोगे तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू आई, एम्पियर का डायमेंशन सिंबल क्या है? ए है, और टाइम का क्या है? टी। टी सेकंड तो यूनिट हुई। आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो होएगा एम्पियर सेकंड। यूनिट क्या होगी? एम्पियर। अच्छा, तो अपन को वो निकालना है सेकंड। अपन को डायमेंशन फार्मूला निकालना है। सर। तो डायमेंशन पर सर ये माइनस में चले जाएगा सर। क्यों जाएगा माइनस में? माइनस में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, प्लस में ही है। हाँ, तो ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला। आई का सिंबल एम्पियर और टी का क्या होता है? टाइम। आप इसको और ब्यूटीफुली लिखना चाहो तो m की पावर कितना? 0। मास है ही नहीं, लेंथ भी नहीं है, टाइम की पावर कितनी है? 1, और एम्पियर की पावर कितनी है? 1। तो मोर ब्यूटीफुली दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? बन जाएगा ना? अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, है ना? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव रिपेल करते हैं। मतलब सेम चार्ज रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गई एक पहली प्रॉपर्टी। समझ में आया? दूसरा, चार्ज जो होता है दूसरा, वो हमेशा मास के साथ क्वांटाइज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है मास के साथ एसोसिएट होता है। मतलब जैसे कोई भी आपके पास चार्ज है वो किसी बॉडी के ऊपर होगा। चार्ज कहाँ होगा? हवा में थोड़ा ना होगा, किसी बॉडी के ऊपर ही होगा, क्योंकि लेन देन करोगे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लेन देन करोगे तो बॉडी से ही तो करोगे। तो चार्ज हमेशा किसके ऊपर होता है? बॉडी के ऊपर, है ना? चार्ज हमेशा बॉडी के ऊपर होता है। चार्ज जो है बॉडी, कोई ना कोई चीज़ चाहिए उसको, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, है ना? तो चार्ज जो होता है वो मास के ऊपर होता है। चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता, बट मास चार्ज के बगैर हो सकता है। मास चार्ज के बगैर हो सकता है। देखो, मास के लिए चार्ज जरूरी नहीं है ना? चार्ज नहीं है मतलब सिंपल लियो, बॉडी न्यूट्रल है। अब मास तो है, मास तो है ये, बट बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी न्यूट्रल है तो बॉडी न्यूट्रल है तो नो चार्ज, बॉडी न्यूट्रल है तो नो चार्ज। समझ गए? अब आपने बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यदि,
तो इस पर 1 प्लस आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितने प्लस आ गया, 2 प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला कितना प्लस, 3 प्लस। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे मतलब 3 निगेटिव पार्टिकल निकाले आपने एक एक करके, तो जितने निगेटिव निकालोगे उतना प्लस उस पर बढ़ता जाएगा। क्लियर ना, आगे समझ में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये पहला पार्ट है जिसका नाम है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए आपके पास जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, इसको समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे फर्स्ट टाइप की डेवलप हुई थी वर्ल्ड में, वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी थी, समझ गए ना। जो सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई थी ज़माने में संसार में, वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी थी। पहली बार दो चीज़ों को फ्रैक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी देखी गई थी। आपको पता होगा, दो फ्रिक्शन करके, फ्रैक्शन नहीं फ्रिक्शन, दो चीज़ों को घिस करके आप इलेक्ट्रिसिटी देखी गई थी पहली बार। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो जन्म होता है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है, रूप में होता है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग मतलब रगड़ना ऑफ द टू बॉडीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। आपने कभी अगर स्केल को बालों से रगड़ा है तो स्केल को बालों से रगड़ने पर स्केल आपकी चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। समझ में आया? अब स्केल को आप बालों से रगड़ते हो तो आपकी स्केल चार्ज हो जाती है। उसके बाद आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेते हो तो आपकी जो स्केल होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों को उचका करके अपनी तरफ खींचती है कि नहीं खींचती? खींचती है ना। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई है ये किस वजह से आई है? क्योंकि आपने स्केल को अपने बालों पे घिसा। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल। इसे इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कुछ इसके अच्छे से एग्जाम्पल। ये आपके पास एक ग्लास रॉड आपको दिखाई दे रही है, ठीक ना। ये ग्लास रॉड है। अब इस ग्लास रॉड के ऊपर आपने एक सिल्क का कपड़ा घिसा, सिल्क का कपड़ा। तो देखिए, तो यदि सिल्क का कपड़ा आप ग्लास रॉड के ऊपर घिसते हैं तो सिल्क का कपड़ा जो है आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब भी आप ग्लास रॉड से सिल्क को घिसते हैं तो आप कुछ ये करते हैं। जब भी आप यदि आपके पास एक ग्लास रॉड है और इसके ऊपर सिल्क का कपड़ा आपने घिसने की कोशिश करी तो ये ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकल करके इसमें चले जाते हैं। तो भैया ग्लास रॉड पहले न्यूट्रल थी, अब ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन निकलने से बताओ इस पर पॉजिटिव बचेगा कि नेगेटिव बचेगा? इलेक्ट्रॉन निकल, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मान लो इस पर 4 पॉजिटिव आ गया तो इस पर 4 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? तो इस पर 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस पर 4 नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर हुई बात मेरी? तो ये पहला एग्जाम्पल आपने देखा कि किस तरीके से जो होती है ग्लास रॉड जो है वो हो जाती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके सामने एबोनाइट है और एबोनाइट में आप फ्लैनल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। फर भी बोलते हैं जिसको। ये आपके चटाइयाँ वगैरह बनती हैं, मतलब बिल्ली की खाल जो होती है बड़ी मुलायम सी, आपकी जो ठंड में आती है ना जर्सी, अंदर से रुए निकले रहते हैं, उसको फर बोलते हैं। तो अगर आप एबोनाइट को फर के साथ रगड़ोगे तो देखो इस बार कौन है? इस बार एबोनाइट नेगेटिव हो गया है और फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, है ना। तो फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एबोनाइट हो जाएगा नेगेटिव और फर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्लास रॉड में लूजली बंधे होते हैं तो ग्लास में यहाँ चले जाते हैं, बट यहाँ पर एबोनाइट में टाइटली बंधे होते हैं और फर में ईजिली बंधे होते हैं तो फर के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? इसमें सर माइनस रहता है और इसमें प्लस रहता है। क्या माइनस क्या प्लस? सर ये अपना सिल्क वाले में सिल्क वाले में इस वाले में सिल्क वाले में माइनस है और इसमें प्लस। सिल्क मतलब सिल्क ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट इसमें अपोजिट है, इसमें एबोनाइट इलेक्ट्रॉन ले लेगी और फर इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, ये फर इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आया? तो ये अपनी हो गई किसकी बात अपने पास? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र की। देखो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, if the electrons are transferred from a body then the deficiency of electron the body make it positive। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया?
इफ़ द टू बॉडीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आर रब्ड देन द बॉडी अपेयरिंग अर्ली, अभी एक आपके पास मैं लिस्ट दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी बॉडी को पहले से दूसरे वाले को रगड़ें तो पहली वाली प्लस आएगी, दूसरी वाली नेगेटिव आएगी। जैसे आप फर को ग्लास में रगड़ेंगे तो फर आएगा पॉजिटिवली चार्ज और ग्लास आएगा नेगेटिवली, बट यदि आप ग्लास को सिल्क में रगड़ेंगे तो ग्लास आएगा पॉजिटिव और सिल्क आएगा नेगेटिव। नहीं सर, सिल्क आएगा नेगेटिव। नहीं, पहले वाले में तो ग्लास पॉजिटिव सिल्क नेगेटिव, यही तो बोला ना मैंने, पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, है ना। मतलब सिल्क हो ह्यूमन बॉडी से तो सिल्क आएगा पॉजिटिव और ह्यूमन बॉडी नेगेटिव। मतलब हम जब सिल्क के कपड़े पहनते हैं ना तो सिल्क हो जाता है पॉजिटिव और ह्यूमन बॉडी हो जाती है नेगेटिव। समझ में आया ना। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं इनको आप याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लास को अगर आप सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है छोटी सी, आप उससे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, एक मैंने ट्रिक बनाई थी, फ्यू गुड स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड बिफोर एग्ज़ाम, ये मैंने ट्रिक बनाई थी। फ्यू स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड बिफोर एग्जाम, इसमें अब जो पहले आ रहा है जो दो बाद में आ रहा है, पहले वाला पॉजिटिव होगा, बाद वाला नेगेटिव। फ्यू एफ फॉर फर, एफ फॉर फर, गुड जी फॉर ग्लास, जी फॉर ग्लास। तो अगर आप फर को ग्लास से रगड़ोगे तो फर को ग्लास से रगड़ोगे तो फर होगा पॉजिटिव और ग्लास होगा नेगेटिव, फर होगा पॉजिटिव ग्लास होगा नेगेटिव। एस मतलब सिल्क, सिल्क समझ गए ना। तो अगर ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ोगे तो ग्लास क्या होगा पॉजिटिव, सिल्क क्या होगा नेगेटिव। अगर फर को सिल्क के साथ रगड़ोगे तो फर होगा पॉजिटिव और सिल्क होगा नेगेटिव। अरे फर पहले आ रहा ना और सिल्क बाद में आ रहा, तो पहले आने वाला प्लस और बाद में आने वाला माइनस। समझ में आया। डब्लू फॉर वुड, डब्लू फॉर वुड, सिल्क वुड, समझ गए ना। ग्लास को वुड से रखते हैं, है ना, समझ में आया। ग्लास को अगर वुड से रगड़ोगे तो ग्लास होगा पॉजिटिव और वुड होगा नेगेटिव, समझ गए ना। वी का मतलब, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को कंफ्यूज हूँ। वी का मतलब वी का मतलब कुछ नहीं है ना। वर्क वेरी हार्ड बिफोर एग्ज़ाम, हाँ तो दो चार एग्जाम्पल आपको ये शुरू के मिल गए, बस वही काफ़ी हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, केवल 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया जानती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा, चार्जेस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके बाद चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये नई बात है, चार्ज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। मतलब कि जैसे 2 कूलाम है और 5 कूलाम है, उसमें से 3 कूलाम माइनस हो गया तो 2 और 5 पहले जोड़ दो, कितना हो गया 7 कूलाम। 7 कूलाम में से 3 कूलाम माइनस हो गया, कितना आया 4 कूलाम। समझ गए ना। चार्ज क्वांटाइज होता है, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। चार्ज जो होता है क्वांटाइज फॉर्म में होता है, क्लियर है ना, बंडल फॉर्म में होता है। Q इक्वल टू एनी। चार्ज कंजर्व होता है, सिस्टम का चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है। सिस्टम का देखिएगा, अब किसी सिस्टम का चार्ज देखिए कैसे कंजर्व होता है। अब इसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं आपको कॉपी में कि चार्ज कैसे कंजर्व होता है। ये मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, ये बॉडी A है और ये दूसरी बॉडी आपके पास, ये बॉडी B है। ओके, शुरुआत में ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज कितना शुरुआत का 0। कितना चार्ज है 0। अब आपने क्या किया, इस बॉडी को घिसा इसके साथ, तो इस बॉडी ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बोलो हाँ। अब इस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, बोलो 3। क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? सर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो सर पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव। समझ गया ना, मतलब 3 पॉजिटिव आ जाएंगे इस पर। यानी इसका जो टोटल चार्ज होगा Q1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, +3E। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, +3E। ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। और इसका चार्ज कितना लिखूंगा, Q2 इज इक्वल टू कितना, -3E। नहीं लिख सकता क्या, -3। अब पहले चार्ज कितना था 0, अब रगड़ने के बाद ये स्थिति हो चुकी है। अभी भी निकालो टोटल चार्ज सेकेंड केस में इक्वल टू Q1 + Q2। पहली बॉडी के पास कितना चार्ज है, +3। दूसरी बॉडी का कितना चार्ज है, -3। कैंसिल हो गया, आंसर कितना 0। समझ में आ गया। मतलब सिस्टम का चार्ज जो होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आया, सिस्टम का चार्ज जो होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है और ये किस में लगता है? दो रुके हुए चार्ज पे। किस पे लगता है? दो रुके हुए चार्ज पे। रुके हुए चार्ज आपके पास दो रेस्ट चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 तो गुलाम साहब ने बताया कि इनके बीच में फोर्स लगेगा। इधर ध्यान दीजिए, क्या लगेगा इनके बीच में? फोर्स। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो फोर्स का नेचर होगा रिपल्सन, और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो फोर्स होगा अट्रैक्शन, यानी रिपल्सन या अट्रैक्शन लगेगा। गुलाम साहब ने बताया कि जो लगने वाला फोर्स होता है F, वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो हो गया 6 तो फोर्स 6 गुना। सर R सर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? R इसके बीच की दूरी है, मान लीजिए कैपिटल R ले ली हमने यहाँ पे, तो जो फोर्स होगा वो R के नहीं, R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। दोनों को मर्ज कर दो तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया? प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पे K आएगा, ठीक है ना। स्मॉल के क्या आता है? स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे जो K आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे जो K आता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है दोस्त 1/4πε0। क्या होती है? 1/4πε0 भी बोलते हैं, ε0 भी बोलते हैं, ε0 ज़्यादा अच्छा है ना। तो फाइनली हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया? आ गया Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, है ना, कूलम्स लॉ। क्या आ गया ये? कूलम्स लॉ। देखिए हमने यहाँ पर कभी भी अभी वेक्टर का यूज़ नहीं किया है, तो ये इसका स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर कभी भी तीर नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया, कोई भी वेक्टर चीज़ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहलाता है स्केलर फॉर्म। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें थोड़ी सी बातें हम और करते हैं। यहाँ पर मीडियम की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी तक देखिए आपने यहाँ पर क्या रखा था? दोनों चार्ज के बीच में एयर। क्या थी दोनों चार्ज के बीच में? एयर। ये अपने पास Q1 था, ये अपने पास Q2 था, और दोनों के बीच में भरी हुई थी एयर। क्या भरी हुई थी? एयर। अब मान लीजिए तो अपने पास जब तक एयर थी तब तक फोर्स आ रहा था, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ गया ना। अब जाहिर सी बात है यार, तुम एयर भरे हुए हो तो एयर से फोर्स लग रहा है। अब यार बताओ, तुम इसके बीच में पानी भर दोगे, क्या भर दोगे? पानी। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा फोर्स। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आपने बचपन में कभी भी, यदि आप दो चीज़ों के बीच में कुछ इंटरप्ट बढ़ा दोगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा ना। समझ में आया ना। तो ये देखो आप, जो अपन ने बोला था ε0 जो होता है दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं एयर की परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एयर की परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एयर की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर। अब यहाँ पर आप इसकी जगह हटा करके आप वाटर रख दोगे। क्या रख दोगे? वाटर। तो फोर्स किस में मिलेगा? वाटर का फोर्स मिलेगा। पहले आपको मिल रहा था एयर का फोर्स। किसका मिल रहा था? एयर का। अब किसका मिलेगा? वाटर का। तो फोर्स क्या होगा? 1/4π। ε0 आएगा या एप्सिलॉन वाटर आएगा? एप्सिलॉन वाटर। समझ गए ना। अब वाटर का एप्सिलॉन लगेगा इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया? अब एक चीज़ जान लो बच्चों, क्या होती है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एप्सिलॉन, कोई भी मीडियम, पानी है, कागज़ है, लकड़ी है, कुछ भी है, उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन मीडियम। जैसे यहाँ पर थी एप्सिलॉन वाटर। एप्सिलॉन वाटर जो होता है एप्सिलॉन 0 की तुलना में कुछ टाइम्स होता है, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन R। देखो फिर से समझना, जहाँ ना समझ में आए 10 बार पूछ लेना, ठीक है ना। एप्सिलॉन वाटर है ये। एप्सिलॉन वाटर जो होगा, एप्सिलॉन वाटर जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका गाढ़ापन ज़्यादा है ना, इसका गाढ़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका, तो ये इसकी एयर की तुलना में कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन वाटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 का कुछ मल्टीप्लाई की कुछ डिवाइड। क्यों डिवाइड? मल्टीप्लाई, तभी तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन R। यानी एप्सिलॉन, हाँ, वाटर जो है एयर की तुलना में इतना गाढ़ा है, ये जो आएगा।
दिस गाढ़ापन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दिस गाढ़ापन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। देख लो, अगर इसको तुम एप्सिलॉन आर अलग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन वाटर, और यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो। मतलब हवा की तुलना में कितना गाढ़ा है, यही तो बताएगा रेशियो, है ना। तो यहाँ पर आता है एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो मेनली हमारे पास, तो यदि हम मीडियम की बात करें, अभी हमने वाटर लिया था, हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर कोई भी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन मीडियम क्या हो गया, एप्सिलॉन मीडियम। फिर से इसको देखते हैं, देखो हमने ये दो चार्ज ले लिए, दो चार्ज के बीच में एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इसके बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, कोई ना कोई मीडियम। तो इसके बीच में अपन ने कोई ना कोई मीडियम रख दिया, तो इस पर मीडियम पर काम करने वाला फोर्स, मीडियम पर काम करने वाला फोर्स F मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई। बताओ क्या लिखूं, एप्सिलॉन क्या लिखूं? सर एप्सिलॉन नॉट, सर क्या है सर ये मीडियम है, कोई भी मीडियम है, तो एप्सिलॉन मीडियम लिख दूं, ये सर एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, समझ गए ना। ये एप्सिलॉन मीडियम सुनो, एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन R। समझ में आई ये बात, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन R। ये क्या है, एप्सिलॉन जीरो क्या है सर? जीरो एयर की परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी का कुछ ना कुछ गुना तो होगी ना, कुछ ना कुछ गुना, तभी तो बढ़ के आएगा, इंटू फिर एप्सिलॉन आर, नहीं डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आया? E0 हो जाएगी सर। हाँ, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, अगर आपसे कोई बोले एप्सिलॉन आर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू EM अपॉन E0। समझ गए ना सर? आर सर इसका वो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, समझ गए ना। अगर आप हवा के साथ रिलेटिव का गाढ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना उससे गाढ़ा है, तो हाँ, ये कंपैरिजन है, आर क्या है, कंपैरिजन, समझ गए ना। तो एप्सिलॉन नॉट आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का, समझ में आया। ये हो गया फोर्स अपने अलग अलग मीडियम में, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, अपने पास कूलम्ब्स लॉ हो गया। कूलम्ब्स लॉ देखिए आप स्लाइड में भी बिल्कुल आपको वही दिख रहा है जो आपने पढ़ा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है एप्सिलॉन आर, इसको कैपिटल के से भी बोला जाता है, कैपिटल के। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के बोलते हैं। जब मैंने लॉ ड्राइव कराया था तो मैंने बोला था इसको बोलते हैं स्मॉल के। ये देखो के, स्मॉल के आया था, ये आया था ना, हाँ स्मॉल के था। बट यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है इसको कैपिटल के भी बोलते हैं। तो ये फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। हवा में जितना लग रहा था वो तो इतना था, अब हवा की तुलना में एप्सिलॉन जीरो से तो बढ़ जाएगा ना, तो एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल के इंटू सेम Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये होता है अपने पास, क्लियर हुआ, बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये अपने पास आ गया, है ना, कैपिटल के, ठीक है ना, कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन। आपसे कोई बोले कैपिटल के क्या होता है, आंसर कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव गाढ़ापन। रिलेटिव गाढ़ापन मतलब किसका, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन हवा की परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर। समझ में आया। अगर आप हवा की परमिटिविटी से आप यदि मीडियम की परमिटिविटी को हवा की परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका रिलेटिव आ जाएगा, क्लियर है। और उस रिलेटिव को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है, क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, ठीक है ना। अब ये देखिए, आपसे यदि बोला जाए एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ये भी इसको फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए, यदि आप एयर की बात करते हैं, फॉर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1, समझ गए ना। अभी तो देखा आपने, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द एयर। अब आपसे बोला गया भैया एयर की ही रिलेटिव परमिटिविटी बताओ, एयर की, तो मीडियम भी क्या है, एयर, रिलेट भी किससे करते हैं, एयर से, तो कैंसिल। मतलब एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, 1। तो फार्मूला देख रहा हूँ मीडियम का, अगर सर अपन लोग एयर की वो परमिटिविटी दे दोनों, तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 दोनों सर लेकिन ये सर उसका कुछ मास भी तो रहेगा ना। नहीं, मीडियम मैंने एयर ही कर दिया ना। अच्छा, अगर एयर मीडियम है तो मीडियम भी एयर है, रिलेट भी किससे करोगे, एयर से, तो आंसर आएगा 1। समझ गए ना। अगर मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला देखा जाए फोर्स का, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, Q1 Q2 सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, याद आया, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप मीडियम को एयर कर दोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर
स्क्वायर, ये आ गया एयर का, ये पहले भी पढ़ चुके अपन हैं। सही, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होता है। किससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ इससे और हो रहा है अभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। स्मॉल के बोला था, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कांस्टेंट है, ये होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। क्यों होती है मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए अभी यदि आप फार्मूले को देखें फिर से, तो ये फार्मूला जो होता है फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एयर का फार्मूला होता है ना। एयर का। आपको ये चीज़ चाहिए है, इसको लेते हैं स्मॉल के। क्या लेते हैं? स्मॉल के। ये होता है F = स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और इस एक मिनट बेटा, तो स्मॉल के को सेपरेट रखो, बाकी सबको खोपचे में भेजो। ये हो गया F, ये हो गया R स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? Q1 × Q2। चार्ज फोर्स की कितनी होती है? न्यूटन। आर मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, 2 बार है। और कूलाम इंटू कूलाम, तो आंसर क्या आ गया? के की जो यूनिट होगी स्मॉल के की, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के डाइलेक्ट्रिक, सॉरी नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्मॉल के की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट। समझ गए? तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू बता दूं मैं आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपको याद कर लेनी चाहिए। इसका मतलब होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या निकाली अभी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ में आया? तो यदि देखें आप, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई ऊपर कूद जाएगा, 4 पाई × 9 × 10 की पावर 9। समझ में आया? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब आपको एप्सिलॉन 0 चाहिए है, एप्सिलॉन 0, तो पूरे को पलट दो। एप्सिलॉन 0 चाहिए तो पूरे को पलट दो, तो एप्सिलॉन 0 कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो ये आएगा 1/4 पाई × 9, 1/4 पाई × 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। यूनिट पूरी पलट दो, ऊपर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको पलट दिया बस, तो और कुछ नहीं किया। इसको जो है नीचे वाले को पलट दिया, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्या माइनस में चला जाएगा ना? नहीं बेटा, तो पलट ही गया ना। अच्छा, पलट ही गया ना, ऊपर चला गया कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी लिख सकते हो इसको माइनस में, अभी है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 अभी है। जब पलटोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस में जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गई आपकी एप्सिलॉन 0 की यूनिट। क्लियर है? ठीक है ना, ये अपनी एप्सिलॉन 0 की ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करने पर ये आता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, है ना। ये सब आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ये नहीं याद करना पड़ेगा, ये वाला याद। 9 इंटू 10 की पावर 9, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट निकाली ना। कहीं पर आपको डाउट लग रहा है फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक ना। तो ये हो गया कूलम्स लॉ। क्या हो गया ये? कूलम्स लॉ। अब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे अब? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक ना। तो 2 मिनट में आपको हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं, तब तक आप इसको समझिए, ठीक है ना।